A12 इज इक्वल टू H प्लस E8। आपके पास ए एक एरे है, उसकी 8th पोजीशन पे अभी जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको आपने H में ऐड करना है, और जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको वापस आपने ए एरे की 12th पोजीशन पे जो है वो स्टोर करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका। उसी तरह से A8 है हमारे पास, तो A8 की वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए आप जो है वो लोड की कमांड यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे लोड x9, हम कोई भी टेम्परेरी रजिस्टर यूज़ कर लेंगे जिसमें हम अपना वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। x22 आपके पास बेस एड्रेस आ गया ए का, और ऑफसेट एड्रेस ऐड करेंगे। अब आप 8 की बजाय जो है वो 64 लिखा हुआ है आपके पास। उसकी वजह यह है कि एक लोकेशन जो है वो 8 बाइट लेती है डाटा स्टोर करने के लिए। तो जो 8th पोजीशन होगी वो 64 के इक्वल होगी, यानी कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ए के अंदर उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक्चुअल लोकेशन आएगी LEG के हिसाब से। तो आपके पास 64 ऑफसेट एड्रेस है उसका, यानी कि आपकी 8 जो वैल्यू है उसका जो ऑफसेट है वो 64 है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास फिजिकल एड्रेस आ जाएगा, और वहाँ से जो वैल्यू है वो x9 में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आपने इस वैल्यू और h को ऐड करना है, तो आप लिखेंगे ऐड x9 x21 x9, तो आपके पास h प्लस E8 हो जाएगा। अब आपने वापस जो आपके पास रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को वापस आपने A12 के ऊपर स्टोर करवाना है। सो द फाइनल इंस्ट्रक्शन स्टोर द सम इनटू A12, जो कि आपके पास 96 होगा, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे आप तो आपके पास 96 आ जाएगा एज द ऑफसेट एंड रजिस्टर x22 एज द बेस एड्रेस। तो लोड की बजाय आप स्टोर लिखेंगे, और बाकी आपके पास जो है वो कमांड बिल्कुल सेम स्टोर लोड की तरह होगी। स्टोर x9 जहाँ पे आपकी वैल्यू पड़ी हुई है, कॉमा आपके पास एड्रेस है x22 बेस एड्रेस, और 96 वो ऑफसेट जहाँ पे आपने वैल्यू स्टोर करवानी है। तो अब आपके पास क्या होगा, x9 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इस एड्रेस पे जाके जो है वो स्टोर हो जाएगी। लोड में आपके पास ये होता है कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो x9 में स्टोर होती है, स्टोर में x9 में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उस एड्रेस पे स्टोर होती है। तो आपके पास एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। सेकंड चीज़ है जी कि आपके पास कोई भी इमीडिएट वैल्यू है या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो उसको आपने किस तरह से ऐड करवाना है। तो सबसे पहले आपके पास उसके लिए क्या है कि इमीडिएट वैल्यूज के हिसाब से अगर आपके पास कोई 1 2 3 है उसको आपने किसी चीज़ में ऐड करवाना है। तो so simple है, many times the program will use a constant in an operation, for example incrementing an index to point to the next element of an array। तो कोड क्या होगा आपके पास, जिस तरह से आप लोड में करवाते हैं, लोड है आपके पास x9 x20, और यहाँ पे आपने जो है ऐड कांस्टेंट एड्रेस, जिस तरह से आपने जो है वो लास्ट एग्जांपल में 8 करवाया हुआ था, 64 करवाया हुआ था, 96 करवाया हुआ था, वो आपके पास चीज़ हो जाएगी। अब इसको जो है वो आपने ऐड करवाना है, तो आप इसको सिंपल इस तरह से ऐड करवा लेते हैं। लास्ट एग्जांपल में आपने देखा है कि सिंपल इस तरह से। मगर अगर आपके पास डायरेक्ट कोई एक वैल्यू है 4, उसको आपने जो है वो x22 में ऐड करवाना है, तो आप किस तरह से करेंगे। एक मिनट। ओके, तो हमने जो है वो x22 में 4 वैल्यू जो है वो ऐड करवाना। तो आप ऐड की कमांड की जगह आप ऐड आई लिखेंगे। ऐड आई मीन आई स्टैंड फॉर इमीडिएट।
x22 में रिजल्ट आपका x22 में जाएगा, x22 और आप जो भी इमीडिएट वैल्यू है या कांस्टेंट वैल्यू है उसको #4 लिखेंगे आप। ओके, तो आपके पास जो वैल्यू 4 है वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, x22 = x22 + 4। तो ये आपके पास सिंपल कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको ऐड करने का तरीका है, और यही चीज़ जो है हमारे पास constant operands occur frequently, and by including constant include arithmetic instructions, operations are much faster and use less energy than it constants were loaded from them. The constant 0 has another role, which is to simplify the instruction set by offering useful variation. For example, the moving operation is just an add instruction where one operand is 0. LEG dedicates a register XGR to be hardwired to the value 0. ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि आपके पास X31 जो आपके पास रजिस्टर है उसका जो नेम है वो XGR और इसकी वैल्यू हमेशा आपके पास 0 होती है। और इसकी आपको ज़रूरत ज़्यादातर पेश आती है जिस तरह से आप x86 की असेंबली लिख के आए हैं, कॉल वगैरह में आपने पढ़ी है कि आप ऐड AX, BX करते हैं, उसके बाद आप मूव करवाते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे क्योंकि आपको 3 अभी आपने ऐड करवानी है तो ऐड के अंदर ही आप जो है वो मूव की कमांड भी आपके पास यूज़ हो रही है। तो अगर उसी रजिस्टर को में आपने कोई इंक्रीमेंट करना है या आपने उसी को कहीं किसी और जगह में मूव करवाना है तो आप जस्ट क्या करेंगे, XGR जो है वो एक रजिस्टर यूज़ कर लेंगे और बाकी उसको स्टोर करवा लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने वैल्यू जो है वो आपके पास x22 में वैल्यू पड़ी हुई है और इसको आपने x23 में स्टोर करवाना है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऐड x23, x22, XGR लिखेंगे, तो आपके पास x22 में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो x23 में जाके स्टोर हो गई। तो ये आपको फ़ायदा है इसका। उसके बाद हमारे पास जो है वो साइन और अनसाइन नंबर्स आ जाते हैं। नॉर्मल TLE वगैरह या बेसिक जो मैट्रिक वगैरह में आप नंबर सिस्टम पढ़े जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बेस 2 नंबर्स होते हैं जिनको हम बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं। Numbers are kept in computer hardware as a series of high and low electronic signals, so they are considered base2 numbers. A single digit of binary number is an atom of computation. All the information is composed by binary digits or bits. The fundamental building block can be one of the two values, which can be thrown off as several alternative high or low, on or off, true or false, or 1 or 0. तो ये जो बिट्स हैं इनको आप हाई और लो भी कहते हैं बाज़ का, या ऑन और ऑफ भी कहते हैं, या बूलियन आपके पास कोई एक्सप्रेशन है तो उसमें आप इसको ट्रू एंड फॉल्स भी कहते हैं, या सिंपल आप जो है इसको 1 और 0 कहते हैं। तो हम नॉर्मली इसको 1 और 0 के फॉर्म में ये देखेंगे। तो बाइनरी डिजिट आल्सो कॉल्ड बाइनरी बिट, one of the two numbers in base 2, 0 or 1, that are the correspondent of information. So generalized point in any number base, the value of ith digit is, ये आपके पास फार्मूला है d multiplied by base of I, where I start at 0 and increases from right to left. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये नंबर है 1011 तो इस फार्मूले के हिसाब से आप क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर जो भी आई है आपके पास 0 से लेके तो आपके पास लेफ्ट तक जो है 1 2 3 4 नंबर हैं, तो ये आई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 हो जाएगा, और लास्ट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0 हो जाएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 11 की जो है वो बाइनरी जो है वो आपके पास 1011 है, तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं बैक टू बैक। LEG में हमारे पास कोई भी नंबर है तो उसकी जो बाइनरी है वो आपने 64 बिट्स में रिप्रेजेंट करनी होती है। तो 64 बिट में अगर हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे 101 को,
तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी कि 101 आप लिखेंगे और उसके बाद तमाम ज़ीरो आ जाएगी आपकी 64 बिट तक। और जो बाइनरी नंबर है इसको हमेशा राइट टू लेफ्ट रीड किया जाता है, यानी कि इसको हम 1101 बोलेंगे। तो जो आपकी राइट मोस्ट बिट होगी उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे, और जो आपके पास लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। तो least significant bit is used to refer to the rightmost bit and most significant bit to the leftmost bit. नॉर्मली आपके पास अगर 64 बिट नंबर है तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो पोजीशन 0 पे होगी, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो पोजीशन 63 पे होगी आपके पास। फिर हमारे पास डिफरेंट हैं कि जी आप नंबर्स को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में। तो काफ़ी इजी है, एग्जाम्पल है, या आप जल्दी कोई बुक उठा के देख लें या आपने FSC में आपकी इसको किया हुआ। तो ये सिंपल चीज़ें हैं आपके पास, इसमें कुछ भी हमें नहीं चाहिए। फिर हमें जो है वो ये है कि आपके पास नंबर दो तरह के होते हैं, एक आपके पास साइन नंबर होते हैं और एक आपके पास अनसाइन नंबर होते हैं। जो अनसाइन नंबर है वो नॉर्मली हम उनको पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, उसमें पॉजिटिव तमाम पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। आप किसी भी पॉजिटिव नंबर की बाइनरी लिखते हैं तो आप सिंपल उस नंबर को जो है वो 2 पे डिवाइड करते जाएं, और जो आपके पास रिमाइंडर बचता जाएगा वो आपके पास उसकी बाइनरी बनती जाएगी। सिंपल से आपके पास कन्वर्जन है इसकी। और अगर आपके पास साइन नंबर है तो साइन नंबर में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर है तो -2 जो है वो नेगेटिव नंबर है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम जो है वो नेगेटिव नंबर के लिए नेगेटिव साइन यूज कर लेते हैं, जबकि कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो नेगेटिव साइन नहीं हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नॉर्मली जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं उसमें आपके पास साइन मैग्नीट्यूड, वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट, ये 3 तरह की रिप्रेजेंटेशन है जो आप यूज़ करते हैं। वन कम्प्लीमेंट साइन एंड मैग्नीट्यूड जो है उसमें आपके पास क्या होता है, साइन एंड मैग्नीट्यूड में ये होता है कि जो आपके पास एक बिट है, नॉर्मली जो आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको आप सेपरेट कर लेते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारे पास साइन बिट है। अगर ये 0 होगी तो हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा, अगर ये 1 होगी तो हमारा नंबर जो है वो नेगेटिव होगा। अब साइन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो उसकी बेस पे अगर हम इसको करें तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर आपके पास 0 है पॉजिटिव और 0 का नेगेटिव है, तो अगर 1 आ गया तो आप कहेंगे कि ये 1 नहीं है, ये नेगेटिव 0 है। तो 2 रिप्रेजेंटेशन आ जाते हैं उसमें आपके पास। इसी तरह से आपके पास सेकंड है वंस कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट में क्या करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है जो उसको आपने बाइनरी बनाई हुई है, उसके आपने नेगेटिव लिखना है तो आप उसकी बिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि जो भी बिट है 0 है तो उसको 1 कर देंगे, 1 है तो उसको आप 0 कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा। और इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसको आपने पॉजिटिव करना है तो आप वापस उसकी जो है वो बिट्स चेंज कर दें, तो आपके पास नंबर जो है वो अगेन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव में। यहाँ पे भी हमारे पास 2 प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे भी हम बिट्स को 0 बिट है तो उसको 1 कर देते हैं, 1 बिट है तो 0 कर देते हैं। यहाँ पे भी आपके पास वही डबल 0 वाला जो प्रॉब्लम आ जाता है, एक 0 पॉजिटिव और एक 0 नेगेटिव आ जाता है आपके पास। अगर अब आपके पास सिंपल 1 लिखा हुआ है तो आपको नहीं पता ये 1 है या आपके पास नेगेटिव 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लास्ट जो चीज़ है वो है आपके पास टूज कम्प्लीमेंट, और तमाम कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इस वक्त आपका टूज कम्प्लीमेंट ही यूज़ कर रहा है। टूज कम्प्लीमेंट लेने का तरीका क्या है जी, आपके पास टूज कम्प्लीमेंट आप किसी भी नंबर का वंस कम्प्लीमेंट लेते हैं और जो आपके पास रिजल्ट आता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो आपके पास उसका टूज कम्प्लीमेंट आ जाता है। तो टूज कम्प्लीमेंट में आपके पास जो है वो डबल 0 वाले जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। आपके पास जो नंबर है वो पॉजिटिव या नेगेटिव में रिप्रेजेंट हो जाता है। आप उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखते हैं, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके पास
1 है तो आप कहते हैं जी आपके पास नंबर जो है वो नेगेटिव है, और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके पास 0 है तो आप कहते हैं आपके पास नंबर जो है वो पॉजिटिव है। सेकंड आपके पास चीज़ आ जाती है वो ये है कि आपके पास ये जो असेंबली लिखी है आपने, इस असेंबली को अब आपने मशीन लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का अगर सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मेट है वो है हमारे पास आर फॉर्मेट इसको कहते हैं, या इसको अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी कहते हैं, या इसको आर टाइप भी कहते हैं। इसका टेबल हमारे पास आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, कुछ इस तरह से होता है कि फर्स्ट आप आउटपुट जो भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, ठीक है, वो आपके पास आ जाता है आउटपुट पहला टेबल। सेकंड आपके पास आरएम रजिस्टर के लिए होता है, उसके बाद आपके पास SHAMT, इसको हम शिफ्ट अमाउंट बोलते हैं, ये आ जाता है आपके पास। उसके बाद RN रजिस्टर की वैल्यू आ जाती है, उसके पास RD रजिस्टर की वैल्यू आ जाती है। तो ये कि हर फील्ड जो है वो किस किस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब कोड है सबसे पहले आपके पास द फील्ड दैट डिनोट्स द ऑपरेशन एंड फॉर्मेट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये बेसिक ऑपरेशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन है। ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन है। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो आप लिखते हैं ऐड x9, x1, x2, इस तरह से आप लिखते हैं। तो जो ऐड है वो आप कोड वाली फील्ड में जाएगा, और ऐड का कोई ना कोई एक कोड होगा, वो आपको गिवन होगा हमेशा से, तो उस कोड को आप जो है वो आप कोड में लिख लेंगे। सेकंड आपके पास आरएम फील्ड है। आरएम जो है ये आपके पास आपके पास जो LEG-V8 की असेंबली आपने देखी है, इसमें आपके पास 2 सोर्स होते हैं और एक डेस्टिनेशन होता है। दोनों सोर्सेज को आप ऐड करते हैं और डेस्टिनेशन में जो है वो वैल्यू स्टोर कराते हैं। एक फर्स्ट सोर्स है आपके पास, एक सेकंड सोर्स है आपके पास। तो आरएम जो है ये सेकंड सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और आरएन जो है ये फर्स्ट सोर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और आरडी जो है ये आपके पास डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। शिफ्ट अमाउंट फिलहाल हमने नहीं पढ़ी, और बेसिक अर्थमेटिक्स में शिफ्ट अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती आपको। तो शिफ्ट अमाउंट वाले पोर्शन में आप जो है वो टेबल में जहाँ पे शिफ्ट अमाउंट लिखा हुआ है वहाँ पे आप 0 लिख देंगे, तो ये आपके पास टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इस टेबल को कंप्लीट कैसे करना है हमने, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऐड x9, x20 व x21। हमें कहा जाता है कि जी इसकी जो है वो आप मशीन कोड लिखें। तो इसका मशीन कोड लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले ऐड का कोड आपको गिवन होगा। ऐड का कोड जो है वो LEG में 1112 है, तो आप अप कोड वाली फील्ड में जो है वो 1112 लिखना है। उसके बाद आपके पास RM फील्ड है, यानी कि सेकंड सोर्स है। तो इस जो ऐड x9, x20, x21 है, तो जो x21 है ये आपके पास सेकंड सोर्स है। तो LEG में टोटल आपके पास 32 रजिस्टर्स होते हैं, और हर रजिस्टर को जो है वो हम उसी के नंबर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में x लगा देते हैं। तो इसलिए इनको मशीन कोड लिखना काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे x21 है तो जस्ट आप x से हटा देंगे, बाकी आपके पास 21 बचेगा। तो 21 को जो है वो RM वाली फील्ड में आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपके पास x20 है। 20 क्या है आपके x20 क्या है आपके पास इस इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट सोर्स है, तो 20 को जो है वो RN वाली फील्ड में लिख देंगे आप, फर्स्ट सोर्स वाली फील्ड में। और उसके बाद आपके पास डेस्टिनेशन है x9, और तो 9 को जो है वो हम RT वाली फील्ड में लिख देंगे। पीछे हमारे पास शिफ्ट अमाउंट बच जाती है, तो इस इंस्ट्रक्शन में शिफ्ट अमाउंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो शिफ्ट अमाउंट वाली जगह पे आप जो है वो 0 पुट कर देंगे। तो आपके पास जो टेबल है वो फिल हो गया। अब सेकंड पार्ट हमने क्या करना है जी, इनकी बाइनरी बनानी है। 9 की बाइनरी बनानी है, 20 की बाइनरी बनानी है, 21 की बाइनरी बनानी है, और 1112 की बाइनरी बनानी है। तो आप इनकी बाइनरी बनाएंगे हर एक की। 9 की बाइनरी बनाएंगे तो आपके पास 10010 आ जाएगा, और इसी तरह से आप 20 की बाइनरी बनाएंगे तो आपके पास 00101 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से 21 की बाइनरी बनाएंगे आप तो आपके पास 10101 आ जाएगा आपके पास। और अगर आपने 1112 की बाइनरी बनानी है तो वो आपके पास 00011
01001 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा उसका। ओके, और हर फील्ड की आपको जो टेबल है उसमें बताया हुआ है कि आपने जो आपके पास अप कोड फील्ड है उसकी जो बाइनरी है वो आपने 11 बिट की बनानी है। तो ये आपके पास टोटल 11 बिट्स होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगी 11 बिट्स तो आप एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे। इस तरह से आपने 21 की बाइनरी बनाई है आपने, तो 1010 आपने लिखा हुआ है। ये ऑलरेडी 5 बिट्स हैं तो आपको इसको मज़ीद लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने 5 बिट्स में ही बनाना है। इसी तरह से आपके पास RD और RN है आपके पास। RN आपके पास 20 है तो 20 की बाइनरी जो है वो 00101 बनती है। ये ऑलरेडी 5 बिट्स हैं तो आप इनको इसी तरह से लिखने हैं। 9 है तो 9 की बाइनरी जो होती है वो बेसिकली 1001 होती है। ये टोटल 4 बिट्स हैं, तो एक एक्स्ट्रा बिट जो है वो आप इसके साथ ऐड करके इसको भी 5 कर लेंगे। फिर आपके पास लास्ट कॉलम जो है वो शिफ्ट अमाउंट का बच जाता है। शिफ्ट अमाउंट की वैल्यू हमने 0 रखी हुई है और इस 0 को हमने 6 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक सिंगल 0 की जगह यहाँ पे 6 0 लिख लेंगे। अब अगर आप इन सबको तरतीब में लिख लेंगे तो आपके पास एक टोटल जो है वो नंबर आ जाएगा बाइनरी का। और अगर आपने इस नंबर को जो है वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका ये है कि आप ये पूरे नंबर को एक साथ आप लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल आपके पास जो 32 बिट्स हैं, सारे 32 बिट्स को एक साथ लिखेंगे और फिर इनके 4-4 के ग्रुप बना लेंगे। आप 4-4 के ग्रुप बनाएंगे और हर ग्रुप को पहले 4 बिट्स को देखेंगे आप कि ये हेक्सा में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आप नंबर लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें हमारे पास जो है वो एक ऑलरेडी एक हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है हमारे पास ECA86420। तो आपको कहा गया जी इसकी बाइनरी बनाएं। सेम तरीका है आपके पास। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ECA8 और 6420 को वैसे लिख लेंगे आप, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, 0 है आपके पास तो 0 की 4 बिट में 0 को रिप्रेजेंट कर देंगे। 2 है तो 2 की बाइनरी 01 होती है। आपने हेक्सा से बाइनरी में जाना है तो आप इसको 01004 4 बिट्स में कंप्लीट कर देंगे। 4 है तो 4 की बाइनरी आपके पास 001 होती है, और इसको भी आपने 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो 001 बन जाएगा ये। 6 है आपके पास, 6 की जो बाइनरी होती है वो आपके पास 011 होती है, तो इसके साथ भी एक एक्स्ट्रा 0 लगा के आप इसको 4 बिट में कर देंगे। तो इसमें इस तरह से आपके पास 0 जो है ये 4 बिट में रिप्रेजेंट हो गया, 2 जो है वो 4 बिट में हो गया, 4 जो है वो 4 बिट में हो गया, 6 जो है वो 4 बिट में हो गया। 8 है तो 8 की बाइनरी आपके पास 0001 होती है, तो आप इसको 4 बिट ऑलरेडी 4 बिट है तो 4 बिट को वैसे लिख देंगे। ए है आपके पास, ए 10 को रिप्रेजेंट करता है हेक्सा में, तो ए की बाइनरी जो है वो 0101 होती है। ये ऑलरेडी 4 है तो इसको भी आपको एक्स्ट्रा 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये वैसे आ जाएगा आपके पास। सी आ गया आपके पास, 12 को रिप्रेजेंट करता है तो 12 की जो बाइनरी है वो 0011 होती है, ऑलरेडी 4 है। ई है आपके पास, ये 14 को रिप्रेजेंट करता है तो ये इसकी बाइनरी जो होती है वो 0111 होती है, तो ये भी 4 बिट में है, तो इसी तरह से आपके पास आएगा। तो ये हेक्सा से आप जो है वो बाइनरी में आ गए। अब बाइनरी से हेक्सा में जाना तो क्या करेंगे आप, आपके पास एक नंबर है 0001 0011 01 01 0111 1001 1011 और 1101 और लास्ट पे 1111 है। तो इस बाइनरी नंबर को आपने जो है वो हेक्सा में रिप्रेजेंट करना, तो क्या करेंगे, इनके 4-4 के ग्रुप्स बना लेंगे। सबसे पहले आप पहले 4 बिट को अलहदा कर लिया, नेक्स्ट 4 बिट को अलहदा कर लिया, उससे नेक्स्ट 4 बिट को अलहदा कर लिया, और इस तरह से तमाम बिट्स को जो है वो आप 4 में कन्वर्ट कर दें। एंड पे अगर आपके पास 4 बिट्स पूरी हैं तो ठीक है, अगर 1 बिट आती है तो बाकी आप 0 लगा दें उसके साथ। अगर 2 बिट आती हैं तो बाकी 4 पूरी करने के लिए भी आप उसके साथ 0 लगा सकते हैं, तो कोई उसके साथ मसला नहीं। तो पहले 4 बिट को देखेंगे आप तमाम, जैसे कि 1111 है तो इस हेक्सा में ये 15 की बाइनरी है, तो हेक्सा में 15 को जो है वो F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये F बन जाएगा आपके पास। सेकंड आपके पास 1011 है, ये 11 की बाइनरी है और हेक्सा में 11 को जो D कहते हैं तो ये D आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास 1101 है, सॉरी 1011 जो है ये आपके पास 13 की बाइनरी है, और 1101 जो है ये आपके पास 11 की बाइनरी है।
तो 1101 जो है वो हेक्सा में 11 जो है उसको बी कहते हैं, तो बी से रिप्रेजेंट कर दिया आपने। 101 है आपके पास, ये 9 की बाइनरी है, तो इसको आप 9 लिख देंगे। 1110 है, ये 7 की बाइनरी है, और 1010 ये है हेक्सा में जो 5 की बाइनरी है। 1100 जो है ये 3 की बाइनरी है, और 1001 जो है वो ये 1 की बाइनरी है। तो इस तरह से आप जो है वो किसी भी बाइनरी नंबर को हेक्सा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी भी हेक्सा नंबर को जो है वो उसकी बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को अल्टरनेटिवली आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं ईजिली। इसके बाद हमारे पास जो मेमोरी इंस्ट्रक्शन पड़ी हैं, इसी तरह से मेमोरी इंस्ट्रक्शन की जो है वो अभी आप मशीन कोड देख सकते हैं। उसका जो टेबल है हमारे पास, ये आर टाइप से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस टेबल को आप डी टाइप कहते हैं, या डी फॉर्मेट कहते हैं, या मेमोरी इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट भी कहते हैं इसको। तो इसमें भी सबसे पहले आपके पास अप कोड फील्ड होती है, फिर आपके पास मेमोरी में एड्रेस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो एड्रेस को कैलकुलेट करके तो आपने जो है वो रजिस्टर में वैल्यू स्टोर करवानी होती है। तो उसी तरह से जो आपके पास सेकंड सोर्स है, तो सेकंड सोर्स की जगह आपके पास एड्रेस होता है मेमोरी इंस्ट्रक्शन में। तो आर एम की जगह आप यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। फिर वहाँ पे हमारे पास शिफ्ट अमाउंट थी, तो यहाँ पे हमारे पास आपको 2 होता है, और फिर वहाँ पे हमारे पास आर एन है। आर एन उसी तरह से फर्स्ट सोर्स है, यहाँ पे भी हमारे पास आर एन जो है वो फर्स्ट सोर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ वहाँ पे हमारे पास जो लास्ट था, यानी कि आप जो वैल्यू डेस्टिनेशन जो रजिस्टर था उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसको आप आर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये डेस्टिनेशन जो है वो मेमोरी इंस्ट्रक्शन में चेंज हो जाती हैं, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड के लिए भी, यही टेबल लोड के लिए भी यूज़ होगा, और यही टेबल जो है वो स्टोर के लिए भी यूज़ होगा। तो स्टोर में आपकी डेस्टिनेशन जो है वो रजिस्टर से मेमोरी की तरफ होती है, और लोड में आपकी जो डायरेक्शन है वो, या डेस्टिनेशन जो है वो मेमोरी से रजिस्टर की तरफ होती है। तो इसलिए हमने इसको जो आर टी कह देते हैं, बजाय इसके कि हम इसको उसी तरह से आर डी की। सेम आपके पास है कि आर टी की जब आप बाइनरी बनाएंगे तो 5 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, आर एन की जब बाइनरी बनाएंगे तो उसका भी 5 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड आप कोड, ये नॉर्मली हम इसको 0 लिखेंगे मेमोरी में, क्योंकि जिस तरह से हमने शिफ्ट अमाउंट नहीं पढ़ा हुआ उसी तरह से हमने जो है वो आपको 2 को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। तो ये एम्प्टी होगा या 0 को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी बाइनरी जो आप 2 बिट में बनेगी। एड्रेस जो है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास होती है, या सेकंड सोर्स जो है आपके पास, या ऑफसेट एड्रेस जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और उसकी बाइनरी जो है वो हम 9 बिट में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब कोड जो है ये लोड है या स्टोर है, तो इसका जो कोड है वो ऑलरेडी आपको गिवन है कि 1986 है या 1984 है, तो वो आपको हमेशा गिवन ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बाइनरी की इंस्ट्रक्शन हो, लोड की एल डी यू आर x9, x22, #64, तो इसको हमने इस टेबल में रिप्रेजेंट करना है, तो इसका क्या तरीका है। सबसे पहले आपके पास लोड है, तो लोड की जगह इसका कोड जो है 1986 वो लिखेंगे आप। उसके बाद आपके पास x9 है, तो x9 जो है लोड में आपका डेस्टिनेशन होता है, तो आर टी की जगह पे आपके पास 9 आ जाएगा। फिर आपके पास फर्स्ट सोर्स है x22, तो आर एन की जगह आप 22 लिख देंगे। फिर आपके पास एड्रेस है 64, तो एड्रेस वाली जगह पे आप 64 लिख देंगे। अब कोड इसमें गिवन नहीं है आपको, तो आपको 2 जो की जगह पे आप इसको 0 लिख देंगे, और फिर बाकी जो है उसी तरह से आप सबकी बाइनरी बनाएंगे, और फिर उनको कंबाइन करके उसका हेक्सा में अगर आपको कहा जाता है तो हेक्सा में रिप्रेजेंट कर देंगे आप। थर्ड इंस्ट्रक्शन जो अभी तक आपने पढ़ी है वो आपके पास इमीडिएट या कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है। जो अभी आज के लेक्चर में आपने देखी थी वो ऐड आई या सब्ट्रैक्ट आई या मल्टीप्लाई आई है, आज आपके पास या डिवाइड आई है। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन, इनको आई टाइप इंस्ट्रक्शन या इमीडिएट इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। तो इनका जो टेबल है वो आपके पास उसी तरह से फर्स्ट अप कोड आ जाएगा, तो 11 बिट की जगह यहाँ पे अप कोड जो है वो आपके पास 10 बिट का होगा।
उसके बाद आपके पास कोई भी इमीडिएट वैल्यू है, यानी कि सेकंड सोर्स आपके पास जो है वो कोई इमीडिएट वैल्यू होती है, तो उसकी जगह पे आप सेकंड सोर्स की जगह पे हमने यहाँ पे इमीडिएट लिख दिया। फिर आपके पास फर्स्ट सोर्स होता है तो उसकी जगह आपने RN लिख दिया, यही हम यूज़ करते आ रहे हैं। फिर आपके पास डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपने रिजल्ट सेव करवाना है, तो उसके लिए आपने RD कर दी। RD और RN की जो वैल्यूज हैं उनको आप 5 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इमीडिएट वैल्यू आएगी आपके पास उसको आप 12 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास 3 टेबल हैं, और अगर आप इनको सम करें तो आपके पास ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, ऐड आई है, सब आई है, लोड है और स्टोर है, ये इंस्ट्रक्शन के साथ है आपके पास। तो ऐड का आपको जो है वो आपके पास 1112 है, सब्ट्रैक्ट का जो आपके पास कोड है वो 1624 है, और ऐड आई का जो कोड है आपके पास वो 580 है आपके पास। सब्ट्रैक्ट आई का जो कोड है वो 836 है आपके पास। लोड का जो कोड है वो आपके पास 1986 है। स्टोर का जो कोड है आपके पास वो 1984 है। इसी तरह से फर्स्ट ऐड और सब सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट की जो कमांड है वो आर फॉर्मेट में आएगी, और इमीडिएट ऐड या इमीडिएट सब्ट्रैक्ट की जो कमांड है वो आई फॉर्मेट में आएगी। लोड और स्टोर की कमांड जो है वो डी टाइप में आएगी। फिर आपके पास आर है ना, शिफ्ट अमाउंट है, एड्रेस आप 2 है, RN और R2 है, जो अभी आपने टेबल देखे हैं उसी टेबल के हिसाब से। फर्स्ट एग्जांपल है इसकी हमारे पास, और आज के लेक्चर के तकरीबन इसी पे एंड करेंगे हम। तो एग्जांपल है आपके पास A30 इज इक्वल टू H प्लस A30 प्लस 1। ये आपके पास सी या जावा की कोई भी कमांड है जिसको आपने जो है वो असेंबली में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले A30 आ गया इसमें, तो A30 के लिए आपको क्या चाहिए, इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको आप किसी न किसी रजिस्टर में सेव करवाएंगे। तो सिंपल आप इसके लिए लोड की कमांड यूज़ करेंगे, लोड, और जिस रजिस्टर में आपने वैल्यू टेम्परेरी रजिस्टर यूज़ कर लिया हमने X9। फिर ए का जो है वो बेस एड्रेस हमें गिवन है कि वो ए का जो है बेस एड्रेस है वो X10 में पड़ा हुआ है, तो ए का बेस एड्रेस आ गया, प्लस ऑफसेट आएगा। ये ऑफसेट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 30 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे आप, तो आपके पास 240 उसका ऑफसेट आ गया। तो इस तरह से इस A30 पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो X9 में स्टोर हो जाएगी। अब आप सिंपल क्या करेंगे, इस X9 में जो वैल्यू है उसको पहले H में ऐड करेंगे, और फिर जो आपके पास आंसर आएगा उसको 1 में ऐड कर देंगे। तो ऐड कर लिया आपने X9, X21, X9, तो 830 और H को जो है वो आपने ऐड करके अगेन वैल्यू जो है वो X9 में स्टोर करवा लिया। फिर आपने 1 आपके पास इमीडिएट या कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आपने ऐड करवाना है, तो उसके लिए आप फिर ऐड आई की कमांड यूज़ करेंगे, इमीडिएट ऐड X9 #1 हो जाएगा आपके पास, जो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं हम इसमें, तो #1 आ गया आपके पास। तो इस तरह से आपने जो है वो H प्लस A30 प्लस 1 को जो है वो सबको ऐड कर लिया। अब आपके पास अगेन आंसर को जो है वो हमने एक टेम्परेरी रजिस्टर में रखा हुआ है, क्योंकि इस वैल्यू को हमने जो A30 एड्रेस पे स्टोर करवाना है। तो A30 एड्रेस पे स्टोर करवाने के लिए आप स्टोर की कमांड यूज़ करेंगे। जिस जगह पे आपकी वैल्यू पड़ी हुई है या जिस आपके टेम्परेरी रजिस्टर में वैल्यू पड़ी है उसको लिखेंगे आप, वो हमारे पास X9 है, और जिस एड्रेस पे इस वैल्यू को स्टोर करवाना है वो एड्रेस आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए आपको बेस एड्रेस चाहिए, वो आपके गिवन है, ए का बेस एड्रेस X10 है, और जिस ऑफसेट 30 आपको कहा गया है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 240 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से आप जो है वो एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास टोटल 4 कमांड्स आ गए एलिजिएट की। आप इन 4 कमांड्स को जो है वो इनके टेबल में फिल करेंगे आप बारी बारी, और इनकी बाइनरी बनाएंगे, और फिर आप इनका जो है मशीन कोड कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले आपके पास लोड है, तो डी टाइप की आप जो टेबल है उसको यूज़ करेंगे। डी टाइप टेबल में आपके सबसे पहले अप कोड होता है, तो लोड की जगह आपने 1986 लिख दिया है। उसके बाद आपके पास जो है वो RM या एड्रेस वाली फील्ड होती है, तो एड्रेस आपका 240 है यहाँ पे, तो आपने 240 लिख दिया। फिर आपके पास अप कोड 2 वाली फील्ड होती है, तो लोड की कमांड में आपको 2 आप यूज़ नहीं कर रहे तो आपने 0 लिख दिया। फिर आपके पास फर्स्ट सोर्स है X10, तो RN की जगह पे आपने 10 लिख दिया। फिर आपके पास RT आता है,
तो RT की जगह पे आपने 9 लिख दिया। इसी तरह से ऐड की कमांड है, यानी कि ये आपके पास R टाइप का टेबल जो है वो आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ऐड के आप कोड है वो आपके पास 1112 है, वो लिखा आपने। फिर आपने सेकंड सोर्स वो 9 है आपके पास x9, तो 9 लिख लिया आपने। फिर आपके पास शिफ्ट अमाउंट होता है, शिफ्ट अमाउंट अभी तक हमने जो है वो यूज़ नहीं किया ऐड में, तो उसकी जगह आप 0 लिख देंगे। फिर आपके पास जो है फर्स्ट सोर्स जो ऐड की कमांड में 21 है वो लिख लिया हमने, और एंड पे आपके पास RD आ जाएगा या डेस्टिनेशन आ जाएगा, तो वो लिख लिया आपने। फिर हमारे पास ऐड आई की कमांड है, यानी कि इमीडिएट या इसको हम आई टाइप का जो टेबल है उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ऐड आई की जो अप कोड है वो आप 580 होता है वो लिख लिया आपने। उसके बाद जो एड्रेस है या इमीडिएट वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करना आपने, वो लिखा हमने। उसके बाद फर्स्ट सोर्स यहाँ पे 9 में ऐड करना है, तो 9 आ गया आपके पास, और डेस्टिनेशन RD जहाँ पे हम स्टोर करवा रहे थे वो भी 9 है, तो उसमें हमने 9 लिख लिया। फिर हमारे पास स्टोर की कमांड है, ये अगेन आपके पास D टाइप है, तो D टाइप का टेबल यूज़ करेंगे आप। तो स्टोर के जो आपके पास वैल्यू है वो 1984 है, और एड्रेस आपका अगेन 240 है इसमें, तो 240 लिख लिया आपने। उसके बाद अप कोड फील्ड आपके पास 0 है, तो आपने 0 लिख लिया। फर्स्ट सोर्स जो है वो आपके पास या बेस एड्रेस जो है वो 10 है आपके पास, तो आपने RN वाली जगह पे 10 लिख लिया। और RT जो है वो आपका 9 है, तो X9 है, तो आपने 9 लिख लिया। इन सब की आप बाइनरी बनाएंगे, और टेबल के हिसाब से जितने बिट्स में जिसकी बाइनरी बनानी है उतने बिट्स में आप उसको लिख लेंगे, तो आपके पास इनकी बाइनरी कुछ इस तरह से बन जाएगी, तमाम की बाइनरी। और फिर इसी बाइनरी को अगर आपको कहा जाता है हेक्सा में लिखें, तो पहले आप पहले वाले की हेक्सा लिखेंगे, फिर दूसरे वाले की हेक्सा, फिर तीसरे वाले की, और फिर चौथे वाले की हेक्सा लिखेंगे, तो आपके पास टोटल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका।